अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम 4.4 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो 4.4 का सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के भी पार्ट्स हैं लेकिन वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। आप लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लें, 4.4 एक्सरसाइज नंबर निकाल लें और क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द कंडीशंस दैट द लाइंस y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड y इज इक्वल टू m3x प्लस c3 आर कंकरेंट। ठीक है, तो ये इसने 3 लाइंस की इक्वेशन हमारे पास दे दी हैं, तो हमने ये चेक करना है कि ये तीनों, बल्कि ये चेक करना है हाँ कि तीनों कंकरेंट हैं या नहीं। अब सबसे पहले आप लोग देख लें कि कंकरेंट होता क्या है। लाइंस का तो चलें आपको पता है, हमने पीछे 4.3 में लाइंस की इक्वेशन भी फाइंड की थी। ठीक है, उसकी फॉर्म्स पढ़ी थी, कुछ स्लोप्स, इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इस तरह की बहुत सारी फॉर्म पढ़ी थी लाइन की। ठीक है, तो अगर अब हमारे पास 3 लाइंस की इक्वेशन दी हूँ तो हमने कैसे चेक करना है वो कंकरेंट हैं या नहीं। और एक और बात कि हमने पहले पता करना है कि कंकरेंट है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से ऊपर हमारे पास ये एक टॉपिक है, 3 कंकरेंट लाइंस। ठीक है, इन्होंने इसमें दिखाया हुआ है, सपोज L1 हमारे पास ये चीज़ है, L2 भी दिया हुआ है और L3 लाइन भी दी हुई है। ठीक है, तो फिगर को अगर आप देखें तो ये कंकरेंट तीनों लाइंस तब ही होंगी जब ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास होंगी। ठीक है, एक ही पॉइंट से जब ये तीनों लाइन गुजरेंगी तो तब ये तीनों लाइंस हम कह सकेंगे कि ये तीनों कंकरेंट हैं। ठीक है, अब हमें कंकरेंट का तो पता चल गया कि अगर 3 लाइंस एक ही पॉइंट से गुजर रही हूँ तो फिर वो हम कहेंगे कि वो तीनों लाइंस कंकरेंट हैं। अब हमने चेक कैसे करना है कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट होंगी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास L1 इज हमारे पास दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसी तरह L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 और a3x प्लस b3y प्लस c3। ठीक है, तो x y और थर्ड जो कांस्टेंट होगा, x के साथ जो कांस्टेंट होगा, y के साथ जो कांस्टेंट होगा और थर्ड जो कांस्टेंट होगा, ये हम एक डिटर्मिनेंट बना के इसको फर्स्ट रो में लिख देंगे, सेकंड लाइन के कांस्टेंट्स को सेकंड रो में लिख देंगे और थर्ड लाइन के कांस्टेंट्स को थर्ड रो पे लिख देंगे और एक डिटर्मिनेंट बना देंगे। फिर हम उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। अगर वो ज़ीरो आता है हमारे पास तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि वो तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, मतलब वो तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। ठीक है, और अगर वो ज़ीरो नहीं आता, ठीक है, कोई हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, कोई 5 आ जाता है, 10 या 17, इस तरह कोई आंसर आ जाता है। ठीक है, तो वो फिर तीनों लाइंस आपस में कंकरेंट नहीं होंगी। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंडीशंस दैट द लाइंस आर कंकरेंट। हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है। अब हमने प्रूफ नहीं करना कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं। ठीक है, हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है कि जिस कंडीशन पे ये तीनों लाइंस कंकरेंट होंगी। ठीक है, तीनों लाइंस हमारे पास गिवन है। फर्स्ट वाली लाइन को हमने L1 लेट कर लिया। ठीक है, इसको हमने क्या लिख दिया, m1x माइनस वाई प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी तरह सेकंड को m2x माइनस वाई प्लस c2 और थर्ड को m3x माइनस वाई प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था, इनका हमने ये देखें डिटर्मिनेंट बना लिया इस तरह। ठीक है, डिटर्मिनेंट बनाने के बाद अब हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिससे ये तीनों लाइंस जो है वो कंकरेंट होंगी। तो ये डिटर्मिनेंट हमने इक्वल टू 0 रखा। क्यों रखा कि इसी के थ्रू हम फाइंड करेंगे वो कंडीशन। ठीक है, अगर तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल m1 और c1, m2 c2, m3 c3 की जगह कोई ना कोई नंबर्स होते, ठीक है, जैसे कि 4 3 1 5, इस तरह कुछ नंबर होते, तो फिर हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके सॉल्व करते और चेक करते कि ये 0 के इक्वल आता है या नहीं। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने कंडीशन फाइंड करनी है कि जिस कंडीशन पे ये तीनों लाइंस कंकरेंट होंगी, तो इसलिए हमने इनको पहले ही 0 के इक्वल रख दिया डिटर्मिनेंट को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ रोज ऑपरेशन करके इसको ओपन किया है। आप लोग यहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला डिटर्मिनेंट है, इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो लास्ट में हमारे पास ये कंडीशन आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास वो एक कंडीशन होगी जिस पे ये तीनों जो
लाइंस हैं वो कनकरेंट होंगी। ठीक है, इन्होंने ये सेकंड डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है इसमें पहले इन्होंने R2 माइनस R1 किया, फिर R3 माइनस R1 किया, ताकि ये आसानी से ओपन हो जाए। आप लोग वहाँ से ऊपर वाले डिटर्मिनेंट को ही डायरेक्ट ओपन करके ये कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास वो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p सच दैट द लाइन्स 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 मीट एट अ पॉइंट। हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में उसने क्या बता दिया है कि ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं। तो अब इसका क्या मतलब है कि अगर वो तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं तो वो तीनों कनकरेंट होंगी। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि ये तीनों लाइंस कनकरेंट होंगी। ठीक है, तो अच्छा, अब ये अगर तीनों कनकरेंट होंगी तो अब ये वाला डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अगर तो हमने प्रूफ करना होता ना कि प्रूफ करें कि ये कनकरेंट है या नहीं, तो फिर तो हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके चेक करना है कि ज़ीरो के इक्वल आता है या नहीं। लेकिन उसने अब बता दिया है क्वेश्चन में कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, मतलब कि तीनों कनकरेंट हैं, तो ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। हमने जस्ट पी की वैल्यू फाइंड करनी है, बस सिंपल इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन करेंगे और यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देख लें क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सबसे पहले ये वाला टॉपिक देख लें, एंगल बिटवीन लाइंस। हमारे पास दो लाइन अगर हों तो उनका एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो लाइन हमारे पास गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि एंगल फाइंड करें इन दोनों लाइंस के दरमियान, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, लेट L1 एंड L2 बी टू लाइन्स इफ़ α1 एंड α2 बी इंक्लाइनेशन and M1 and M2 be slopes of L1 and L2 respectively. Let theta be the angle from L1 to L2, then theta is given by। अच्छा, ये समझ लें हमारे पास L1 और L2 दो लाइंस हैं। ठीक है, और इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, लेट कर लिया उन्होंने कि ये थीटा है। ठीक है, अब हमने थीटा फाइंड करना है कि ये थीटा क्या है, हमारे पास इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, मतलब वो 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 51 डिग्री है, क्या कौन सा मतलब वो एंगल है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए। ठीक है, स्लोप पता होना चाहिए और फिर हम वो फार्मूला यहाँ पे जो दिया हुआ है tan थीटा इज़ इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। M1 फर्स्ट लाइन का स्लोप है, M2 सेकंड लाइन का स्लोप है। ठीक है, तो अगर हमें दो लाइंस का स्लोप पता हो, ठीक है, तो M1 और M2 पता हो, तो यहाँ पे जस्ट हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके वो एंगल फाइंड कर सकते हैं जो उन दोनों लाइंस के दरमियान होगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उन दोनों लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ठीक है, हमने कौन सा करना है, हमने बी पार्ट करना है, और मेरे ख्याल में जो भी इस 11 क्वेश्चन के होंगे पार्ट वो मेरे ख्याल में बी और डी हैं शायद। ठीक है, बी सी और डी हैं शायद, मेरे पास अभी बुक नहीं है तो वो आप लोग देख लीजिएगा। 4 पार्ट्स हैं 11 क्वेश्चन के, जो हमने करने हैं ना वो सारे एक ही तरीके से होंगे। ठीक है, वो फिर आप लोग देख लीजिएगा कि बी और सी पार्ट हैं या बी और डी कौन कौन से पार्ट हैं जो हमने करने हैं। ठीक है, निशान आप लोगों को लगवाए हुए हैं हमने। तो इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है, बी पार्ट, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमने ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना ए बी और सी, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, मतलब कोने जो हैं ट्राइंगल के वो हमारे पास दिए हुए, हमने उनके जो एंगल है ना, ठीक है, वो फाइंड करने हैं इन तीनों के। ठीक है, तो इसका अगर बी पार्ट आप लोग देखें, ये देखें अब ए बी और सी उसने बता दिया है। ठीक है, फिगर को अगर देखें तो ए हमारे पास ये वाला कोना है, बी ऊपर वाला और सी ये नीचे वाला कोना है। ठीक है, हमने कि इनके अंदर जो है ना एंगल्स वो फाइंड करने हैं, जैसे कि अल्फ़ा एंगल हमने फाइंड करना है, उसके बाद बीटा एंगल फाइंड करना है, उसके बाद गैमा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फिगर को देखें, हमने अभी जो फार्मूले पढ़े
अल्फ़ा एंगल कब हम फाइंड कर सकते हैं? जब मुझे ए और बी लाइन का स्लोप पता होगा और ए और सी लाइन का स्लोप पता होगा, ठीक है। ए बी लाइन का स्लोप और ए सी लाइन का अगर मुझे स्लोप पता हो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे M1 और M3 दिया हुआ है, अगर मुझे M1 और M3 पता चल जाए तो सिंपल वो जो tan थीटा वाला फार्मूला हमने अभी देखा है उसमें मैं जस्ट वैल्यूज़ पुट करूँगा और अल्फ़ा मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह बीटा फाइंड करने के लिए भी मुझे ए बी लाइन का स्लोप और बी सी लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बीटा एंगल इन दो लाइंस के दरमियान है, ए बी और बी सी, ठीक है। तो ए बी का अगर मुझे स्लोप पता हो M1 और बी सी जिसका जैसा कि यहाँ पे इन्होंने M2 दिया हो, तो M2 की अगर वैल्यू मुझे पता चल जाए तो बीटा आ जाएगा। इसी तरह गैमा के लिए मुझे ए सी और बी सी का स्लोप पता होना चाहिए, तभी मैं गैमा एंगल फाइंड कर सकूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो गैमा एंगल है वो ए सी और बी सी लाइन के दरमियान है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास किसी भी लाइन के 2 पॉइंट गिवन हों तो हम उस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अब देखें फिगर को भी और साथ में यहाँ पे ए बी लाइन का स्लोप फाइंड करना चाहूँ तो ए तो मुझे पता है और बी भी पता है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका क्या मतलब है कि ए बी लाइन के 2 पॉइंट मुझे पता है, तो वो फार्मूला जो हमने पढ़ा था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है, उसके थ्रू हम M1 फाइंड करेंगे। इसी तरह ए सी लाइन का अगर स्लोप मैंने फाइंड करना है तो ए पॉइंट भी मुझे पता है और सी पॉइंट भी पता है, ठीक है। तो वही फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, उसके थ्रू हम M3 फाइंड कर लेंगे और बी सी के लिए भी M2 हम फाइंड कर लेंगे उसी फार्मूले के थ्रू। अब हमें तीनों लाइंस के स्लोप्स पता चल गए और जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, वो हमने यही पढ़ा था कि अगर हमें 2 लाइंस के स्लोप पता हों तो फिर उनके दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अल्फ़ा फाइंड करना है, सबसे पहले देखें अल्फ़ा, ठीक है। तो मुझे ए बी का स्लोप M1 पता चल गया, वो क्या आया था मेरे पास M1 माइनस 3/2 आया है, ठीक है। और ए सी का स्लोप M3 भी पता चल गया, वो क्या था मेरे पास 2/3, ठीक है। तो ए बी का स्लोप मुझे पता चल गया और ए सी, इन दोनों लाइंस का स्लोप पता चल गया। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल अल्फ़ा है वो मैं फाइंड कर सकता हूँ tan अल्फ़ा वाले फार्मूले के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे हम थीटा नहीं लिखेंगे, tan थीटा नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि अल्फ़ा हमारे पास इन 2 लाइंस के दरमियान एंगल है, ठीक है। तो tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू यही फार्मूला है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है स्लोप्स वाला। इसमें जस्ट स्लोप्स की वैल्यू पुट करें और हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। इसको सॉल्व किया है हमने, हमारे पास इन्फिनिटी आ गया है। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने अल्फ़ा ही फाइंड करना है, tan अल्फ़ा की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, सिर्फ अल्फ़ा एंगल फाइंड करना है। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा और tan जो है वो 90 डिग्री पे इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आया है, ये हमारे पास ए बी और ए सी लाइन के दरमियान एंगल आ गया है, ठीक है। इसी तरह अब मुझे बी ए और बी सी लाइन के दरमियान जो बीटा एंगल है वो फाइंड करना है। तो सिंपल वही फार्मूला है, ठीक है, tan बीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2। वैल्यूज़ हमने इनके ऊपर फाइंड कर लिया है, जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो ये मेरे पास अगर इसको सॉल्व किया इन्होंने तो आया है 2, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 2 आ गया बीटा। तो tan इसको अगर हम आप लोग कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें तो ये आता है 63.43 डिग्री। इसी तरह लास्ट वाला गैमा एंगल है, गैमा एंगल किस किस के दरमियान है, CA और CB के दरमियान है गैमा एंगल, यानी कि M2 और M3 को हम फार्मूला में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। इस तरह हम ये तीनों एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 के मेरे ख्याल में B, C और D था शायद, या B D था कुछ। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यही है आप लोगों का आज का लेक्चर, सिर्फ 3 क्वेश्चन किए हैं हमने, 4, 5 और 11, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ लें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।